साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। पहली गलती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने किया कि बेरोजगारों, छात्रों और जेएनजी को कॉकरोच और परजीवी कहा। और दूसरी गलती उसी तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कॉकरोच को इस देश में प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों को सबको निशाने पर लेते हुए दिमागी नक्सली का खिताब दिया। संवैधानिक पदों पर बैठे ऐसे लोग इस देश के बारे में, इस देश के नागरिकों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या चलता है, इन बयानों से अच्छी तरह से अभिव्यक्ति हो जाती है। क्या एक राष्ट्र प्रमुख और क्या एक चीफ जस्टिस जो न्यायपालिका का प्रमुख है, उसके ऐसे वक्तव्य से लोकतंत्र, संविधान कमजोर नहीं होगा। सवाल लोकतंत्र का ही नहीं है, सवाल चीफ जस्टिस पद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा और इस देश में के निवासियों के प्रति उनकी सोच, उनकी कुंठा, उनका नफरत, सब कुछ एक साथ परिलक्षित हो जाता है। सूर्यकांत ने तो एक तरह से माफी मांग लिया या सफाई देने का काम किया था। झुकते हुए नजर आए कॉकरोच के सामने जब उन्होंने मई में कॉकरोच और परजीवी कह करके बेरोजगारों को, छात्रों को, जेएनजी को अपमानित किया, तो उस अपमान के शब्द को दर्ज करके उसी नाम पर पार्टी बना दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण में नक्सली, दिमागी नक्सली नामक पार्टी भी बन गई है। इंस्टाग्राम पर 24 घंटे में लगभग 50 लाख लोगों ने फॉलो किया। हम समझते हैं कि इस देश में जेएनजी अभी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में श्रीलंका में, नेपाल में और बांग्लादेश में था। लेकिन उस स्थिति में लाने का काम संवैधानिक पदों पर बैठे, शीर्ष पर बैठे नेता, न्यायपालिका के प्रमुख और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो कि डीजीपी रैंक के हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया है उसे देख करके यही लगता है कि जनता के प्रति न कोई जवाबदेही है, न कोई अच्छी सोच है, बल्कि सत्ता में बने रहने और चीन जैसी स्थिति उत्पन्न करके बिना चुनाव के हमेशा सत्ता में बने रहने की जद्दोजहद जो चली जा रही है, उसमें पूरे तंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह ने अपने पक्ष में कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट खुल करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है और चुनाव आयोग के वोट चोरी के बारे में तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जिस तरह से बिहार में लगे और पूरे देश ने सपोर्ट किया, तो इसका निष्कर्ष यही है कि चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार, न्यायपालिका के प्रमुख सूर्यकांत और सरकार के प्रमुख नरेंद्र मोदी
जो भाषा बोल रहे हैं, जो बर्ताव कर रहे हैं और जिस तरह से ललकार रहे हैं कि इन्हें खोजा जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी, दिमागी नक्सली को जिस तरह की सजा नक्सलियों को दी गई थी जंगलों में ढूंढ ढूंढ करके, तो हमें लगता है कि जैन जी को उद्वेलित कर रहे हैं खुद नरेंद्र मोदी। आ बैल मुझे मार। और जैन जी इस समय जो बयान दे रहा है, हमें लगता है कि वह श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते पर खुद नहीं जा रहा है, बल्कि उसे जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है सत्ता की ओर से और पूरे व्यवस्था की ओर से। अगर कल तख्ता पलट के लिए जैन जी सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री कार्यालय पर धावा बोल दे, प्रधानमंत्री निवास पर, राष्ट्रपति भवन पर, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और सभी विभागों के दफ्तरों में अगर हमला बोल दे, तो क्या सेना बचा सकती है? क्या दिल्ली पुलिस और तमाम पैरा फोर्स बचा सकता है? कतई नहीं। इस देश में जैन जी की संख्या लगभग 40 करोड़ है और जैन अल्फा भी आ गया है आंदोलन के रास्ते पर। जैन अल्फा जैन जी से उम्र में छोटा है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी जिस तरह से दहाड़ और ललकार चौतरफा देश के लगभग अधिकांश जिलों में उसकी आवाज जो सुनाई दे रही है, जैन जी से कम उसकी आवाज बुलंद नहीं है। और दोनों मिलकर अगर क्रांति करेंगे तो उनके साथ विपक्ष भी खड़ा है और इस देश के 140 करोड़ लोगों में मोदी भक्त को छोड़कर सभी खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति हुई तो नरेंद्र मोदी का वही हाल होगा जो शेख हसीना का हुआ था। हो सकता है ज्ञानेश कुमार और सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी वही हाल हो जो नरेंद्र मोदी का, क्योंकि बराबर के भागीदारी निभा रहे हैं यह लोग। सीबीआई, ईडी, आईटी का नाम तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है पूरी व्यवस्था में, हमें लगता है कि वह नरेंद्र मोदी को बचाने और बिना चुनाव के चीन की तरह हमेशा प्रधानमंत्री बनाए रखने और रूस की तरह हमेशा पुतिन की तरह राष्ट्रपति बनाए रखने का जो खेला नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं, वह भारत के प्रजातंत्र में, भारत की आबो हवा में, भारत के माहौल में ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा चाहते हैं। मालूम है कि चुनाव के रास्ते राहुल गांधी आपको नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि आपने चुनावी तंत्र को अपने कब्जे में या यूं कहें अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। राहुल गांधी उस मुट्ठी को नहीं खोल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी वह कर सकते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। सूर्यकांत पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों कह दिया कॉकरोच, क्यों कह दिया परजीवी, इसके लिए उन्हें अफसोस है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के लिए अफसोस होगा कि वह दिमागी नक्सली इस देश के युवाओं को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के समाज सेवियों को कहेंगे, अपमानित करेंगे और उन्हें चुन चुन करके उन्हें खत्म करने का ऐलान करेंगे? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपालिका के प्रमुख सूर्यकांत, ज्ञानेश कुमार और पूरे तंत्र को अब जब मूल्यांकन किया जाए
तो उनके इन्हीं बयानों के आधार पर मूल्यांकन अगर किया जाएगा तो यह माना जाएगा कि इस देश को विकसित भारत बनाने का इनका सपना किसी दोगलेपन से कम नहीं है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इन सपनों को दिखा करके सत्ता में बने रहने की कवायद जो की जा रही है, इसे इस देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, गोदी मीडिया को छोड़कर, आईटी सेल और भक्तों को छोड़कर लगभग पूरा देश नरेंद्र मोदी के, सूर्यकांत के, ज्ञानेश कुमार के चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरह से पहचान चुका है और अब 98 करोड़ वोटरों में आधे से अधिक वोटर यह समझ गए हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2029 में बिल्कुल नहीं चुना जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, 2029 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके पहले सरकार जा रही है, तख्ता पलट होगा या फिर मोहन भागवत बीच बचाव करते हुए आएंगे और प्रधानमंत्री को बदलने की कोशिश करेंगे। और अगर मोहन भागवत ऐसा नहीं करेंगे तो मध्यावधि चुनाव की पूरी भूमिका तैयार हो चुकी है। और अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 1984 के स्थिति में पहुंच जाएगी। 1984 में कांग्रेस पार्टी को 543 में 415 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब उसे अपनी जमीन बचाने, सत्ता बचाने के लिए असंवैधानिक तौर तरीकों पर चलना होगा। संवैधानिक तौर तरीका तो है कि वोट से चुनाव जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता के बीच जो नरेंद्र मोदी की छवि और इनकी असलियत और इनके दावे, इनके झूठ, इनके जुमले का खुलासा हो गया है, तो नरेंद्र मोदी अब चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे वह मध्यावधि चुनाव हो और चाहे वह 2029 का चुनाव हो। जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम किया था नरेंद्र मोदी ने 2014 में, उससे कहीं ज्यादा आज नरेंद्र मोदी बदनाम हो चुके हैं और यही बदनामी उन्हें भारी पड़ने वाली है। देश ही नहीं, विदेश से भी चौतरफा दबाव है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। ट्रंप धमकी दे रहा है कि जिस क्षण हम चाहें उस क्षण नरेंद्र मोदी का सियासी कैरियर खत्म कर सकते हैं। उसके पास एप्स्टीन फाइल में ऐसी ताकत है कि वह इस तरह की धमकी देकर अपनी बातें मनवा रहा है, नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला रहा है, नरेंद्र मोदी को और भारत को अपमानित कर रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान, चीन के बहुत अच्छे विचार हमारे प्रति नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से कब्जा करता जा रहा है चीन, और भारत सरकार देखते हुए नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि चीन से भिड़ना पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की तरह नहीं है। 2 बार मात खा चुकी है भारत की सेना चीन की सेना से। तीसरी बार मात खाने की इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी में नहीं है, लेकिन चीन चाहता है कि एक बार और जंग हो और पूरा अरुणाचल प्रदेश
उसके दायरे में हो, लद्दाख उसके दायरे में हो, सिक्किम, भूटान उसके दायरे में हो, और इन शर्तों के आधार पर जिस तरह से वह चाह रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है और भारत की जमीन हथिया रहा है। सत्ता पक्ष तो चुप है ही, विपक्ष भी भारत के भूभाग को खत्म होते हुए जिस तरह से देख रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर राहुल गांधी भी की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, क्योंकि वह अपने राष्ट्रीय मामलों में अंदरूनी समस्याओं को लेकर जितना गंभीर हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं, हमें लगता है कि उसी स्तर पर उन्हें अमेरिका और चीन और पाकिस्तान और तमाम भारत के दुश्मन देशों के प्रति नजरिया होना चाहिए। इस देश को की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं है, विपक्ष का भी योगदान है और इस देश के नागरिकों का भी योगदान है। तभी देश अखंड और सुरक्षित रह सकता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका होनी चाहिए, राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने में युवाओं, छात्रों, गरीबों, बेरोजगारों को सुख सुविधाएं देने और ओबीसी, एससी, एसटी को उनके हक अधिकार से जो महरूम किया गया है सदियों से, उन अधिकारों को बहाल करने का काम अगर नरेंद्र मोदी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो सिर्फ जैन जी ही नहीं बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी जिसका अधिकांश हिस्सा अभी तक नरेंद्र मोदी का अंधभक्त था, अब उसकी आंखें खुल गई हैं, खुल चुकी हैं। ओबीसी, एससी, एसटी की तो बात दूर, नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर सवर्ण जातियां थी, सवर्ण जातियां भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। खास करके ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज का आंदोलन आए दिन देखने को मिलता है, और वह आंदोलन जो उनके कोर वोटर हैं, अगर वही खिसक जाएंगे तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो बयान दे रही है या जो बयान लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर बैठे प्रमुख दे रहे हैं, उन बयानों के आधार पर हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अधिक दिनों तक सत्ता में बरकरार रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013-14 में जब आए थे तो आंदोलन का भी बड़ा योगदान था। अन्ना का आंदोलन 2010-11 से ही शुरू हो गया था। आरएसएस के इशारे पर अन्ना ने जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, आज की तिथि में अन्ना को भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का साथ दे करके गलत किया था, और गाहे बगाहे उनके मुंह से ऐसी बातें निकल भी रही हैं। कभी तो अन्ना का ऐसा भी बयान आता है कि जैसे वह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन चलाए थे, उसी तरह का या उससे बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंधभक्त भी टूट रहे हैं। पार्टी में बगावत हो रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हुई और 120 बगावती नेता पार्टी छोड़कर चले गए। इसी तरह से हर राज्यों में अब
नरेंद्र मोदी शाह की दादागिरी, तानाशाही और उनके अहंकार से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके खिलाफ पार्टी भी खड़ी हो गई है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो लुका छिपी का खेल खेलते हैं। कभी नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान देते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन अब जो चौतरफा हमला मोदी सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर हो रहा है, उससे यही आहट मिल रही है कि जेएनजी से बुरी तरह डर गए हैं और उनके डर की वजह से ही दिमागी नक्सलियों का जिक्र नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया। आज तक इस तरह की शब्दावली कभी भी लाल किले की प्राचीर से नहीं सुनाई दी थी। 14 प्रधानमंत्री इनके पहले थे, किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया है, उसका चौथाई भी अब तक के प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री अब पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं अपने ही बयानों के द्वारा, अपने ही कार्यों के द्वारा और अपनी ही सोच के द्वारा? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी कि मोदी सरकार 1 साल के अंदर ढह जाएगी, वह भविष्यवाणी सच होने वाली है। और अब जिस रास्ते पर जेएनजी को लेकर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जेएनजी भी खुल करके कहने लगा है कि अब तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर पूरी तरह से वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो नरेंद्र मोदी को भी उसी तरह भागना होगा जैसे शेख हसीना को और लंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।